हेलो एवरीवन, टुडे आवर चैप्टर इज़ गांधी इन इंडिया। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी गांधी जी के इमर्जेंस की, और उसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट कैंपेन्स के बारे में बात की थी जो उस समय ऑर्गेनाइज किए थे जब गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। अब तकरीबन हमने 1914 तक के उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में हमने डिस्कशन किया था, हमने बात की थी। 1914 के बाद अब गांधी जी हिंदुस्तान आने वाले हैं और हिंदुस्तान में फादर ऑफ नेशन वो कैसे बनते हैं। अब जो भी होगा देश में, चाहे वो जलियांवाला बाग कांड है, चाहे वो हंटर कमीशन है, चाहे वो कोई रिफॉर्म्स है, अब वो सब कुछ गांधी जी की ही प्रेजेंस में होने वाला है। ठीक है, तो गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौटे। ठीक है, इस समय तक वो हर किसी के चाहने वाले या जानने वाले बन चुके थे। मासेस उन्हें जानते थे, आम जनता उन्हें जानती थी, एडुकेटेड क्लास उन्हें जानती थी, एलीट क्लास उन्हें जानती थी, और जो हमारे आईएनसी के मॉडरेट्स थे वो उन्हें जानते थे, जिसमें हमने एक नाम पढ़ा था जी.के. गोखले, जो कि उनके पॉलिटिकल गुरु रहे हैं। और जब वो सत्याग्रह कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट के अगेंस्ट जब उन्होंने कैंपेन किया था, तो स्पेसिफिकली हमने तब उनके बारे में पढ़ा था कि कैसे जी.के. गोखले ने देश में जगह जगह जाकर गांधी जी के बारे में एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो यहाँ तक अब गांधी जी इंडिया में ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं। ठीक है, उन्होंने भारत आने के बाद डिसाइड किया कि वो पूरे देश का दौरा करेंगे तकरीबन 1 साल तक, और 1 साल तक ही वो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में अपनी जो सहयोगिता है या लीडरशिप है वो नहीं करेंगे। वैसा कुछ भी एक्टिविटी वो नहीं करने वाले हैं। सेकेंडली, वो मॉडरेट पॉलिटिक्स और रेवोल्यूशनरी या फिर मिलिटेंट पॉलिटिक्स जो भी उस समय चल रही थी, मोस्टली तो वहाँ पर मॉडरेट पॉलिटिक्स ही थी जो कहीं ना कहीं इनएक्टिव थी, बट थी, ठीक है, एग्जिस्ट कर रही थी। उसकी जो लिमिटेशंस थी उसके बारे में वो जानते थे। उस समय देश में होम रूल मूवमेंट चल रहा था। 1915-16 के बारे में हमने पढ़ा है। तो होम रूल मूवमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोज एंड कॉन्स थे वो अच्छे से समझते थे, और ये भी मानते थे कि होम रूल मूवमेंट से फ़िलहाल हम आज़ादी नहीं पा सकते हैं। स्पेशली ये मूवमेंट उस दौरान चल रहा है जब ब्रिटिश ऑलरेडी क्राइसिस में है और उन्हें हमारी या अपने जो बाकी कॉलोनीज़ है हिंदुस्तान की तरह, उनकी सहयोगिता की आवश्यकता है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि नेशनलिस्ट को, अगर किसी भी नेशनलिस्ट को अगर स्ट्रगल करना है तो वो सिर्फ नॉन वायलेंट पाथ पर रहकर सत्याग्रही के रूप में ही स्ट्रगल करेंगे, तभी वो आज़ादी पा सकते हैं। और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वो ज्वाइन करेंगे तो वो उसी शर्त पे करेंगे कि उस पॉलिटिकल पार्टी के मीन्स ऑफ स्ट्रगल या मेथडोलॉजी जो है वो कम्प्लीटली नॉन वायलेंट हो। अदरवाइज़ वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट होना नहीं ठीक समझते थे। ठीक है, अब 1917 से लेके 18 इस दौरान हम 3 मेन सत्याग्रह मूवमेंट्स उनके पढ़ेंगे, जिनसे उनकी हिंदुस्तान में सत्याग्रही के रूप में शुरुआत हुई। इन्हें हम इंडिविजुअल सत्याग्रह कहते हैं। 3 कैंपेन्स हैं ऐसे। एक है सबसे पहले चंपारण, जो कि 1917 में हुआ। चंपारण बिहार में एक जगह है जहाँ पर चंपारण सत्याग्रह हुआ। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई। अहमदाबाद की कॉटन मिल में वर्कर्स और मिल ओनर्स के बीच में स्ट्राइक हो रही तो गांधी जी को बुलाया गया। और थर्डली खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा गुजरात में है। वहाँ पर भी एक मुसीबत आई, एक इशू आया बिटवीन द स्टेट एंड द पीपल, तो वहाँ पर भी गांधी जी इंटरवीन्ड। सो ये 3 सत्याग्रह थे जिससे गांधी जी जो थे वो इंडिविजुअली जाकर लोगों के समक्ष बैठे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझे और उनके साथ मिलकर लड़े अपने मेथड से। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पिछले साल इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, जिसमें हमारे पास शायद 3 या 4 एक क्वेश्चन में क्रोनोलॉजिकली हमें इन्हें ऑर्डर में लगाना था, तो ये क्वेश्चन वहाँ पर आया था। ठीक है, सबसे पहले आया है चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे हम फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। देखिए, इसे आप फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, दिस इज़ योर
first civil disobedience movement. This is your first non-cooperation movement. This one, non-cooperation movement, and this is first hunger strike. and खेड़ा में first civil नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ है. क्या है ये? है फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, ये है फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, और खेड़ा है फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ठीक है, इन्हें आपने ऐसे ही याद रखना है. सबसे पहले हम चंपारण सत्याग्रह 1917 के बारे में बात करेंगे. ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था. यहाँ पर गांधी जी को चंपारण बिहार में बुलाया था एक आम आदमी ने, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला. ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम थी, क्या बैकग्राउंड क्या था प्रॉब्लम का? बैकग्राउंड ये था कि नॉर्मली यूरोपियन प्लांटर्स जो थे वो 3 कत्या सिस्टम के माध्यम से जो लोकल फार्मर्स थे चंपारण के, उनसे 3/20, ठीक है, मतलब कि इतने पोर्शन में 3/20 इस पार्ट में क्या करवाते थे? कैश क्रॉप्स की या कमर्शियल क्रॉप्स की खेती करवाते थे. जो कौन सी क्रॉप थी? इंडिगो. ठीक है, इस सिस्टम को कहा जाता था 3 कत्या सिस्टम. और इस अमाउंट, इसके बदले जो हमारे किसान थे उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पे किया जाता था. जैसे आज भी हम पढ़ते हैं MSP एंड ये सब चीज़ें फिक्स्ड प्राइस है, तो उस समय भी इंडिगो जो था वो फिक्स्ड प्राइस पर फार्मर्स बेचा करते थे यूरोपियन प्लांटर्स को. बट प्रॉब्लम कहाँ अराइज होना शुरू हुई कि एंड ऑफ 19th सेंचुरी क्या है? तकरीबन 1890 के बाद. ठीक है, क्या हुआ कि जर्मन डाई बहुत ही सस्ते कॉस्ट पे, मूल्य पे लोगों को बाज़ारों में मिलने लगी. अब जब जर्मन डाई पॉपुलर हो गई तो इंडिगो की जो प्लांटेशन थी उसमें नुकसान होने लगा. मतलब कि इंडिगो की बिक्री जो थी वो कम हो गई और यूरोपियन प्लांटर्स जो थे वो हेवी लॉसेस फेस करने लग गए. अब जब वो नुकसान उठा रहे हैं तो वो अपना गुस्सा किस पे निकाल रहे हैं? किसानों पर. वो किसानों से अपने लॉसेस का मुआवजा मांग रहे हैं. ठीक है, प्लस वो हेवी रेंट्स डिमांड कर रहे हैं. ठीक है, अब क्या हुआ? अब बेचारे फार्मर्स जो वैसे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी कमाते हैं अपना खेती बाड़ी का सामान बेचकर, प्रोड्यूस बेचकर, वो सामान वैसे ही बिक नहीं रहा है क्योंकि लॉसेस हो रहे हैं. जो अमाउंट बिकता भी था वो भी फिक्स प्राइस पर मिलता था, तो वो क्या टैक्सेस या क्या कॉम्पनसेशंस पे करते. ठीक है, अब गांधी जी जब चंपारण आए तो उन्हें अथॉरिटीज़ ने कहा कि आप रिटेलिएट हो जाइए, आप रिट्रीट कर लीजिए. लेकिन गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि आई एम रेडी टू फेस द पेनल्टीज़. ठीक है, जो भी एडवर्सरीज होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आई कैन फेस दैट, बट मैं यहाँ पर कैंपेन करूँगा और करता ही रहूँगा. इस दौरान यहाँ पर गांधी जी को ज्वाइन किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, JB कृपलानी, नरहरि पारिक और काफ़ी उनके सहयोगियों ने. ठीक है, जो बिहार से थे. ठीक है, अब यहाँ पर गांधी जी ने कैंपेन करना शुरू कर दिया और उन्होंने डिमांड किया एक इंक्वायरी की, कि इंक्वायरी की जाए. और उन्होंने जो कैंपेन था वो नॉन वायलेंटली एक सत्याग्रह के रूप में कैंपेन किया. ठीक है, फाइनली अथॉरिटीज़ ने उनकी बात मानने के लिए और नेगोशिएट करने के लिए वो तैयार हो गए. अब यहाँ पर एक कमेटी बुलाई गई जिसमें गांधी जी को नॉमिनेट किया गया स्टेट की तरफ से एज अ मेंबर. अब गांधी जी की क्या डिमांड्स थी? उन्होंने कहा सबसे पहले जो ये 3 कत्या सिस्टम है, 3/20 पार्ट ऑफ लैंड पर तुम्हें किसानों को मजबूर किया जाता है कमर्शियल क्रॉप उगाने के लिए, उसे अबॉलिश की जाए. दूसरा, जो इलीगल ड्यूज़ जो फार्मर्स से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं वो वापस दो या उनके बदले कॉम्पनसेशन को पे किया जाए. ठीक है, फाइनली जो कमेटी थी उसने पूरा अमाउंट तो नहीं लेकिन 25% कॉम्पनसेशन जो था फ्रॉम द एक्सट्रैक्टेड ड्यूज़ वो फार्मर्स को वापस करने का ऑर्डर सुनाया था. सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक. अगर क्वेश्चन आता है गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक कब की थी, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918. ठीक है, मार्च 1918 में अहमदाबाद कॉटन मिल के वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए. क्यों स्ट्राइक पर चले गए? क्योंकि इन्हें प्लेग बोनस मिला करता था, जो कि इनकी अथॉरिटीज़ थी, जो मिल वर्कर्स ओनर्स थे, उन्होंने देने से मना कर दिया. प्लस जो वर्कर्स थे वो डिमांड कर रहे थे 50% सैलरी में, वेजेस में हाइक की. क्यों डिमांड कर रहे थे? क्योंकि उस टाइम पर World War I चल रहा था. ठीक है, तो ऑलरेडी हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन आ गया था, हर एक चीज़
के जो प्राइजेस थे, रोज़मर्रा की जो खाने पीने की चीज़ें और बाकी ज़रूरत की चीज़ें, उनके जो प्राइजेस थे वो डबल हो गए थे। तो गुजारा करना मुश्किल था। तो वर्कर्स 50% हाइक मांग रहे थे अपने वेजेस में, बट उसकी जगह ओनर्स ने क्या किया, अथॉरिटीज़ ने क्या किया या मैनेजमेंट ने क्या किया, उन्होंने उनका जो प्लेग का बोनस था वो देने से मना कर दिया। ठीक है, पर उन्होंने कहा कि 50% वेज हाइक हम नहीं देंगे, हम तुम्हें 20% हाइक दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, उन्होंने कहा 20% हाइक हम देंगे, नॉट 50%। अब इस बात पर वर्कर्स ने बोला कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, और वो चले गए स्ट्राइक पर। अब मिल ओनर्स की ये दशा हो गई कि उन्हें फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि जो वर्कर्स स्ट्राइक पे गए हैं उन्हें डिसमिस कर दिया जाए, उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, तो जब स्ट्राइकिंग वर्कर्स टर्मिनेट हो गए तो वर्कर्स और मिल के जो ओनर्स हैं उनके बीच में जो रिश्ता था वो और भी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया, और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया। अब ये लोग जाते हैं किसके पास, ये जाएंगे अनुसुईया साराभाई के पास। ठीक है, मिल के जो ओनर्स थे उन्होंने स्ट्राइकिंग वर्कर्स, मतलब वो वर्कर्स जो स्ट्राइक पे गए थे, उन्हें सस्पेंड करने के बाद या टर्मिनेट करने के बाद उन्होंने वार्न किया कि हम जो हैं बॉम्बे से वीवर्स को बुला लेंगे अगर तुम काम नहीं करोगे। अब जब नौकरी का खतरा हो गया और पैसे कमाने उतने वो कमा नहीं पा रहे थे जितने की उन्हें ज़रूरत थी, तो अब ये लोग चले जाते हैं अनुसुईया साराभाई के पास। अब ये कौन है, ये एक सोशल वर्कर हैं। ठीक है, ये अम्बालाल साराभाई की बहन है, सिस्टर ऑफ अम्बालाल साराभाई, जो एक मिल ओनर है। ठीक है, प्लस ये प्रेसिडेंट हैं जो अम्बालाल साराभाई हैं, ये ही इज़ वन ऑफ द मिल ओनर्स ऑल्सो, एंड ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अहमदाबाद। ये जो मैंने AMD लिखा है, AMD स्टैंड्स फॉर अहमदाबाद। ठीक है जी, अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। ये मिल एसोसिएशन 1891 में बनाई गई थी। ठीक है, अब अनुसुईया साराभाई जो हैं, उन्होंने जब डिसाइड किया, उन्होंने प्रॉब्लम सुनी, देन शी डिसाइडेड टू विजिट गांधी जी, और उन्हें पूरी कंडीशन समझाई और गांधी जी को इंटरवीन करने के लिए बुलाया गया। ठीक है, एंड शी ऑल्सो वर्कड टिल इंडिपेंडेंस एज वन ऑफ द क्लोज एसोसिएट्स ऑफ गांधी जी। ठीक है, अब गांधी जी जब आए तो उन्होंने वैसा ही सत्याग्रह करने के लिए कहा। ठीक है, नॉन वायलेंटली उन्होंने वर्कर्स से कहा कि ठीक है 50% तो नहीं, पर तुम्हें 35% मिनिमम वेजेस में हाइक के लिए तुम डिमांड कर सकते हो, दैट इज़ जेन्युइन। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिल ओनर्स के ऊपर और प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए उन्होंने फर्स्ट हंगर स्ट्राइक की। अकेले बैठकर उन्होंने भूख हड़ताल की। जब उनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा तो फाइनली मिल ओनर्स ने कहा कि ठीक है, लेट्स मूव टू द कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये लोग ट्रिब्यूनल जाते हैं, और फाइनली जो ट्रिब्यूनल है, जो कोर्ट है, वो वर्कर्स के हित में अपना जो ऑर्डर है वो पास करता है, अनाउंस करता है, और वर्कर्स को 35% हाइक वेजेस में दी जाती है। ये जो अनुसुईया साराभाई हैं, इन्हें 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा खेड़ा सत्याग्रह। ये फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। हमने 3 सत्याग्रह के बारे में बात की। एक चंपारण था जो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, अहमदाबाद मिल कैंपेन के टाइम पर फर्स्ट हंगर स्ट्राइक की गांधी जी ने, और खेड़ा सत्याग्रह के टाइम पर फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ। खेड़ा गुजरात में है। ठीक है, 1918 में ही, जिस साल अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई, उसी साल सूखा पड़ा, कहाँ, गुजरात में। ठीक है, जिसकी वजह से जो फसल थी वो ख़राब हो गई। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हें अपने नॉर्मल प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा, एक फिक्स्ड हिस्सा जो था, क्वांटिटी जो थी, वो सरकार को टैक्स के रूप में जमा करवानी होती थी। क्या अमाउंट था ये? 1/4 हिस्सा ऑफ द नॉर्मल क्रॉप। लेकिन सूखा पड़ने की वजह से जो क्रॉप्स थी वो ख़राब हो गई। ठीक है, अब गुजरात सभा के जो मेंबर्स थे, जो मोस्टली किसान ही थे, पेजेंट्स ही थे, उन्होंने पिटिशंस डालना शुरू किया स्टेट अथॉरिटीज़ को। लेकिन स्टेट अथॉरिटीज़ जो थी उन्होंने मदद करने से मना कर दिया। ठीक है, क्या मांग रहे थे वो मांग रहे थे कि जो कमिंग ईयर है 1919 का जो साल है, उसमें जो उन्हें रेवेन्यू असेसमेंट, जो टैक्स पे करना है, उसे सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन अथॉरिटीज़ एडमेंट रही और उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्हें पे नहीं किया गया तो वो
उनकी जो प्रॉपर्टी है, फार्मर्स की प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट यानी कि जब्त कर लेंगे। अब यहाँ पर गांधी जी को बोलना पड़ा, उन्होंने इंटरवीन किया। वो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल गुरु के रूप में सामने आए, ठीक है। और उन्होंने लोगों से कहा कि आपको टैक्सेस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गांधी जी के सपोर्ट में लोग आए जो कि बाद में जाकर काफ़ी बड़े लेवल पर लीडर्स बने, जैसे कि वल्लभ भाई पटेल, नरहरि पारिख, मोहनलाल पांड्या और शंकर प्रसाद व्यास, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल के बारे में जब भी हम मान लीजिए 4 मार्क्स या 8 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, पेपर में आ गया है, तो हम यहीं से पढ़ते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो एक अच्छे लीडर के रूप में सामने आए थे। इन्होंने टैक्स रिवोल्ट किया, ठीक है। गांव-गांव में जाकर जो विलेजर्स हैं, जो गांव के लोग हैं, उन्हें इकट्ठा किया, उन्हें पॉलिटिकली यूनाइट किया, उन्हें कहा कि आपको इस समय में, मुसीबत के समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और एक अच्छे कम्युनिटी लेवल पर एक अच्छे लीडर के रूप में ये सामने आए। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी को फिर भी कॉन्फिस्केट कर लिया और लोग जो थे वो बेघर हो गए। जब लोग बेघर हुए तो उन्होंने वहाँ से खेड़ा से माइग्रेट करना शुरू कर दिया। अब जो आसपास के स्टेट्स के जो लोग हैं, जो गुजरातीज़ हैं, वो सिंपैथेटिकली सपोर्ट में लोगों के आए, ठीक है। और उन्होंने इन फार्मर्स को या पेजेंट्री क्लास को, जिनकी लैंड को कॉन्फिस्केट कर लिया गया था, जो विक्टिम्स थे इस समय, उन्हें एकोमोडेट करने का डिसीजन लिया। उन्हें अपने घर में, उन्हें और उनके सामान को पनाह दी। प्लस वो लोग जो कि इस कॉन्फिस्केटेड लैंड को खरीदने के इच्छुक बन रहे थे या खरीद रहे थे, उन्हें सोशली बॉयकॉट कर दिया गया, ठीक है। फाइनली गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट ने नेगोशिएट करने का डिसाइड किया, उन्हें उनकी प्रॉपर्टीज़ वापस की गई, ठीक है। साथ में ही आने वाले साल का और उससे अगले साल के जो टैक्सेस खेड़ा के लोगों को पे करने थे वो सस्पेंड कर दिए गए, ठीक है। और जो टैक्स का जो रेट इंक्रीज़ था, जो एनुअली रेट इंक्रीज़ होता होगा फॉर एग्जांपल, उसे भी रिड्यूस कर दिया गया। सो फाइनली इस तरीके से 1917 और 1918 के इन 3 सत्याग्रह मूवमेंट से गांधी जी जो थे वो पॉलिटिकल गुरु के रूप में सामने आए थे। उन्होंने जनता को एकत्रित कर लिया था। एक आम नागरिक जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था उसे समझा था, जनता की जो पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव्स हैं, कहाँ पर क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसे वो ढंग से परख चुके थे। और ऑब्वियसली हमने हर बार जब हमने किसी भी लीडर के बारे में पढ़ा है तो हमने मेंशन किया है कि वो किस क्लास के लिए लड़ रहा है, स्पेसिफिकली किन लोगों के लिए, जनता के किस वर्ग के लिए लड़ रहा था। किसी को हिंदू लीडर माना गया, किसी को मुसलमान का लीडर माना गया था, लेकिन गांधी जी यहाँ पर रिलीजियसली या कम्युनिटी वाइज नहीं लड़ रहे थे। गांधी जी ने यहाँ पर स्पेशली पेजेंट्री क्लास को टारगेट किया था। समहाउ इवेंचुअली टारगेट हो गए थे पेजेंट्री क्लास। इनके पहली बार कोई इनकी प्रॉब्लम्स के लिए सीधा सरकार से लड़ रहा था, ठीक है। ऐसा हमने पहले स्पेसिफिकली कुछ छोटे मोटे रिवोल्ट्स में हमने पढ़ा है, ट्राइबल रिवोल्ट्स में हमने पढ़ा है, लेकिन हमने मॉडर्न हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में इस लेवल का रिवोल्ट, इस लेवल का कैंपेन पेजेंट्री क्लास के लिए हमने किसी नेशनलिस्ट का नहीं देखा था, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, पॉजिटिव गेन्स क्या हुए या नेगेटिव्स क्या आपको दिखते हैं, आप एक इवैल्यूएट करके आप एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आप लिख सकते हो, ठीक है। लास्टली आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अ फ्यू डेज अगो आई वाज चेकिंग द लास्ट ईयर पेपर। जो लास्ट ईयर का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर था उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के, अगर मैं आपको बताऊँ तो मॉडर्न हिस्ट्री के उसमें तकरीबन 13 क्वेश्चंस थे, ठीक है। टोटल हिस्ट्री के अगर आप देखें तो 15 क्वेश्चंस हिस्ट्री के थे, जिसमें एक क्वेश्चन इंडस वैली का था स्पेसिफिकली, ठीक है। और 1 या 2 क्वेश्चन हमारे मतलब एक मुग़ल पीरियड का था, एक टीपू सुल्तान से रिलेटेड था। मतलब आप समझिए कि जहाँ से हमारी मॉडर्न हम शुरू करते हैं, हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना हम ऑलमोस्ट वॉर से शुरू करते हैं, जिसमें हम ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम पढ़ते हैं, हैदर अली के बारे में पढ़ते हैं या फिर मराठास के बारे में पढ़ते हैं। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए कि अगर 15 क्वेश्चंस हैं और 13 क्वेश्चन स्ट्रेट मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं, एक उस पीरियड से आ रहा है जो कि आपका तकरीबन 1500 के आसपास से लेके 1500-1700 के बीच का है, ठीक है। और एक इंडस वैली से आ रहा है, तो आप इंडस वैली के साथ आप जैन्स के बारे में पढ़ सकते हैं या फिर बुद्धिस्ट के बारे
बारे में पढ़ सकते हैं, आप आसपास के जो क्वेश्चन है उसे आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर हम 13 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ कोई मेजर चीज़ पर आए हैं। यहाँ पर लास्ट ईयर चित्तरंजन दास जी के बारे में जैसे हमने पढ़ा था, वो एडवोकेट थे औरोबिंदो घोष के, और बाकी बहुत जगह पे वो एक लीडर बन के सामने आए थे। तो औरोबिंदो घोष की जो डेथ है, डेथ के ईयर पे भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आप जो भी पढ़ रहे हो उसको पूरा अच्छे से पढ़ें। अगर आप बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैंने आपको बताया है, तो प्लीज़ अपने नोट्स में उनकी बर्थ एनिवर्सरी और उनकी डेथ एनिवर्सरी को ऐड कर लें आप। अगर लाला लाजपत राय जी के बारे में हमने पढ़ा है तो उनकी बर्थ ईयर को और डेथ ईयर को आप ऐड कर लें, क्योंकि किसी भी तरीके से स्पेशली हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं वो हर तरीके से आए हैं, चाहे वो एनालिटिकल वे है, चाहे वो स्टैटिक का क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे वो मैच द फॉलोइंग है, चाहे वो बर्थ एंड बेसिक क्वेश्चन है ना, मतलब 4 स्टेटमेंट्स है तो 2 गलत हैं 2 सही हैं, तो उसमें किसी की डेथ एनिवर्सरी डाल दी है, किसी राजा का हिमाचल में, फॉर एग्जांपल HP हिस्ट्री में भी ऐसे आपको मेंशन किया गया है कि फ़लाने ईयर में राजा आया था या नहीं आया था ईयर वाइज। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप। थैंक यू सो मच।